बात पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान के सबसे लाली परचम की करते हैं, जिसके बारे में हमेशा ये दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमेशा सरबुलंद रहे वतन अजीज़, जिसकी सालमियत कोई आंच ना आए। यही हमारी कोशिश और यही हमारी दुआ। इंशाअल्लाह हमेशा एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना, यही हमारा ख्वाब और यही हमारे उस ख्वाब की ताबीर, क्योंकि यही हमारी कोशिश है। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर, चूँकि आज जिस तरह हम 28 मई की बात कर रहे हैं कि दुश्मन के पास हमारी दिफाई कुव्वत का कोई तोड़ नहीं है। चूँकि ज़ाहिर है दुश्मन ने पहले ये कोशिश की और हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बता दिया कि अगर दुश्मन एक साजिश करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देता है, और दुश्मन अगर ऐसी कोई काम करने की कोशिश करता है कि वो हमसे एट पार हो जाए तो फिर हम उसको ये बताते हैं कि नहीं, वी बिलीव इन डेटरेंस। हम पहले से कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम वाकई अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाने के हक में हैं। आज जिस तरह हम सब यौम तकबीर मना रहे हैं, तो तकरीबन 26 साल पहले, जैसे आज हमने प्रोग्राम के एंटर में भी बात की, 28 मई 1998 पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का मकाम है चागी, यानी पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके किए थे, और उसके बाद 30 तारीख को एक और धमाका किया, यानी 6 धमाके हमने कर दिए थे, क्योंकि इंडिया ने 5 किए तो हमने जवाबन 6 धमाके किए कि हमारे पास ये सलाहियत है। और यूँ वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। एक ऐसा कारनामा जिस पर हमारी सियासी, हमारी फ़ौजी क़यादत, हमारे साइंसदान, हमारे इंजीनियर्स, हर वो शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल। तो आज ज़रा इसी हवाले से हम बात करते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हीरो और न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि कैसे हमारी आज की जनरेशन को उस दिन के हवाले से बताना, क्या पस मंज़र है, इसका बैकग्राउंड ये पता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइएगा कि उस दिन की मुनासबत से हमें बताइए कि यौम तकबीर, ज़ाहिर आज के दिन हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है, बट उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली, थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा हमारी जनरेशन को। देखें, हमें पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन ने जो जब से पाकिस्तान बना है उनका यही इरादा रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को तोड़ा जाए। 1972-71 के दिसंबर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। उसके बाद हमें एक और धचका लगा कि 1974 में उन्होंने एटॉमिक टेस्ट किया और ये 2 धचके लगे, और उसके बाद उनका जो रेटोरिक था, जो बात जिस करने का तरीका था पाकिस्तान के साथ, वो बहुत मुदब्बराना हो गया। और पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया उस वक़्त कि हमें अब न्यूक्लियर पावर बन के इसको पावर वो बैलेंस कायम करना है, क्योंकि वैसे तो 3-4 गुना उनकी हम आबादी है, 3-4 गुना उनके रिसोर्सेज और फ़ौज हमारे से ज़्यादा थी। तो एक यही तरीका है कि आप न्यूक्लियर पावर बन जाएं, तो फिर आप बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका ज़ाहिर है सारा जो बोझ है वो पाकिस्तान की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे आता है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं। तो ये काम 1974 में शुरू हुआ और बहुत लंबा चौड़ा काम है, इसमें हज़ारों लोगों ने काम किया और 2 दिहाइयों तक काम किया। और 1983 में हमने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उसका कोल्ड टेस्ट जो होता है वो कर लिया। कोल्ड टेस्ट से बॉम्ब में से पूरी वो ताकत नहीं निकलती जिससे डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी बर्स्ट निकलती है, और अगर वो बॉम्ब को जब चलाया जाए और उसमें से न्यूट्रॉन्स निकल आए बहुत काफ़ी मकदार में, तो बॉम्ब का इसका मतलब है डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 1983 में एक माइलस्टोन था। उसके बाद फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट से कि हम अब जाके प्रॉपर इसमें जो फिसाइल मटेरियल है वो इसमें रख के इसको प्रॉपर टेस्ट, हॉट टेस्ट जिसे कहते हैं, वो करें। उसके लिए हमने जागी में अपनी साइट तैयार की हुई थी, सुरंगें तैयार की हुई थी, खारान में अपना साइट तैयार की हुई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब काफ़ी अर्सा गुजर गया है 1974 को, तो इस वक्त बग़ैर सग़ीर की न्यूक्लियर पीस को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो जब मौका मिलेगा फिर आपको बताएंगे। तो हमने फिर आइडल नहीं बैठे। पहला बॉम्ब का साइज़ तो काफ़ी बड़ा था, फिर हमने छोटे छोटे डिज़ाइन जिनकी साइज़ छोटा था, वज़न कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, ताकत बहुत ज़्यादा थी, वो बनाने शुरू किए। और उसमें मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो हमारे पास सलाहियत है, हम पर ये सब काम कर लेते हैं। तो 6, 7, 8 डिज़ाइन हमारे और भी बन गए। तो जब 1998 में इंडिया ने 11 मई को और फिर उसके बाद 13 मई को टेस्ट किए, जो तो टोटल 5 टेस्ट किए, जिसमें से
दुनिया में ने जो रिकॉर्ड किया, उनका जो शॉक वेव रिकॉर्ड की, वो सिर्फ एक टेस्ट की उनके पास शॉक वेव आई, और उसके बाद के जो टेस्ट हैं उनमें छोटी छोटी शॉक वेव्स आई। इसका मतलब वो ज़रा बहुत कम ताकत के थे। तो ओवरऑल वो 5 टेस्ट जो थे, उन्होंने तो क्लेम किया कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोर किया। हाइड्रोजन बॉम्ब तो बहुत ज़्यादा पावर का होता है, वो ऐसे तो नहीं होता। भारत पूरी वर्ल्ड का यह ख्याल था कि जो टेस्ट की रिकॉर्डिंग हुई है वो वही टेस्ट उसके डिवाइस की रिकॉर्डिंग थी, ताबकारी थी या ताकत थी जो 1974 में उन्होंने वो एक रिपीट टेस्ट उसका कर दिया। भारत वो उस वक़्त ये हुआ कि मैं तो जब खबर सुनी तो मैं तो बहुत खुश हुआ। तो मुझे कहा हमारे डिफेंस के लोगों ने कि आप क्यों खुश हैं? मैंने कहा अब हमें मौका मिलेगा, अब हम अपना काम कर सकेंगे। तो ज़ाहिर है जिसका हमने इंतज़ार था बहुत सालों से वो फिर हमें मौका मिल गया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ, इन्होंने डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग की। डॉक्टर हकीको खान साहब को, मुझे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, सब चीफ्स को, फॉरेन मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर सबको, कैबिनेट को, डिफेंस कमेटी को मदऊ किया। उसमें डिस्कशन हुई टेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसमें फ़ैसला ये हुआ कि टेस्ट मेजॉरिटी डिसीजन जो हुई कि टेस्ट करना चाहिए। तो उसका ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई, और 19 मई को हमें गो हेड मिली कि हम अपना सामान लेकर, जो भी हमने न्यूक्लियर डिवाइसेस लेकर जानी है चाहिए, उसके लिए हम फ़्लाइट बोर्ड करें और चले जाएं यहाँ से। तो स्पेशल जहाज़ों से सामान भेजा गया और हम कमर्शियल फ़्लाइट पे PA की गए। तो रात को 12 बजे हम चागी पहुँचे। खौफनाक मंज़र था। मैं तो वहाँ बहुत दफ़ा जा चुका था, मैं कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन जो हमारी टीम के सारे मेंबर्स थे वो उस मंज़र से आशनामंद नहीं थे। तो वो रात को जब उन्होंने उस पहाड़ की शक्ल देखी, काला स्याह पहाड़ और बिल्कुल अंधेरा घुप था, तो वो बड़े परेशान से हुए। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ भी इंसान रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी लोग यहाँ काम कर रहे हैं कई सालों से, तो आप फिक्र ना करें, सिक्योरिटी भी बहुत है। एनीवे, तो टेस्ट की फिर हमने तैयारी शुरू की। उसमें ये होता है कि बॉम्ब्स असेंबल करने होते हैं। टनल्स एक किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल्स होती हैं पहाड़ के अंदर, हॉरिजॉन्टल टनल्स। पहाड़ के बिल्कुल जो चोटी है उसके नीचे जाके वो टनल एंड होती है, ताकि मैक्सिमम ऊपर कवर पहाड़ का मिल जाए उसको। और फिर वहाँ पे जाके बॉम्ब्स असेंबल करने होते हैं। फिर उसके बाद केबल्स जो है वो ले करनी होती हैं बाहर, केबल के टनल के मुंह के बाहर फिर एक बंकर था, वहाँ पे हमारी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन लगी हुई है जो बॉम्ब की ताकत को मेजर कर सके, यील्ड को मेजर कर सके और उसकी क्वालिटी मेजर कर सके। क्वालिटी ये होती है कि कितनी जल्दी वो फुल पावर पे आता है डेटोनेशन जब स्टार्ट करते हैं, और कितनी देर तक वो रहता है फुल पावर पे और फिर डिके करता है। तो जो बॉम्ब्स एकदम ऊपर जाकर नीचे आ जाएं वो आप समझें कि इतने अच्छे नहीं हैं। खैर वो सारी चीज़ें हमने उसके लिए डिटेक्टर्स बनाए हुए थे, बहुत सालों से तैयारियाँ की हुई थी। तो वो बंकर्स में बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन थी, फुल बंकर भरा हुआ था इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो केबल्स सारी आके बॉम्ब से वहाँ पे टर्न्स के थ्रू आके वहाँ पे बंकर में टर्मिनेट होती थी इक्विपमेंट के ऊपर। तो वहाँ पे वो सारा हमने कर लिया, तैयारी कर ली, और फिर ज़ाहिर है बॉम्ब को कनेक्ट करना था तारों के साथ। और फिर उसके बाद कंक्रीट के प्लग्स होते हैं टनल को, आपने कंक्रीट से पैक करना है बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट से, ताकि वो जब ड्राई हो जाए तो वो प्लग्स बन जाए, ताकि जब बम चले तो प्रेशर के साथ गैसेस जो हैं वो बाहर रिलीज़ ना हो टनल के थ्रू। तो पहाड़ ने तो इतना स्ट्रॉन्ग है और उतनी हाइट थी कि वो उसको होल्ड कर सकता था। तो वो फिर टनल्स की प्लगिंग की गई। आप सोच लें कि कितने हज़ार बोरी सीमेंट की यूज़ हुई होगी, क्योंकि 12-14 फुट डायमीटर की टनल थी और एक किलोमीटर की लेंथ थी उसकी। तो उसमें 8-10 प्लग्स थे 30-30 फुट के। तो वो फिर सारे प्लग्स लगाए, वो भी 10-12 घंटे में कंक्रीट ड्राई हो गई। तो 27 तारीख को हम बिल्कुल हर तरह से तैयार थे। बॉम्ब की डेटोनेशन हमने 15-20 किलोमीटर दूर रिमोट कंट्रोल से करनी थी। ज़ाहिर है टनल के बाहर खड़े होकर तो बॉम्ब डेटोनेट नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि उसका बहुत ख़तरा होता है। हमें पता नहीं था कि क्या होना है, पहला तजुर्बा था। तो सेफ्टी के लिए हमने 20 किलोमीटर दूर अपना डेटोनेशन पॉइंट बनाया, पहाड़ों के कई रेंजेस गुजर के वहाँ पे उसके प्रोटेक्शन में। तो सिर्फ वहाँ से हमें ये रास्को पहाड़ जिसके नीचे टनल बनी हुई थी उसके सिर्फ रेंज की ऊपर से चोटियाँ नज़र आ रही थी जहाँ पे हम खड़े थे डेटोनेशन के लिए। वहाँ पे हमारी स्पेशल व्हीकल थी, उसमें इक्विपमेंट लगी थी। तो रिमोट कंट्रोल से हमने वो सारा करना था इसको डेटोनेट। तो आर्मी की पूरी एक ब्रिगेड थी जो हमारी सिक्योरिटी के लिए उसने सराउंड किया हुआ था रास्को के पहाड़ को। उस ब्रिगेड में तकरीबन 5-6 हज़ार लोग होंगे मेरा ख्याल, या शायद उसको थोड़े से कम हो। तो वो
उनको फिर मैंने सुबह कई वक्त कह दिया कि आप यहाँ से एवैक्यूएट कर लें। तो उन्होंने कहा हमें 2-3 घंटे चाहिए एवैक्यूएशन के लिए। तो हम डेटोनेशन पॉइंट पे खड़े हो गए वेट कर, फिर वो गाड़ी उनकी गुजरती गई, जीप से सोल्जर्स को ले लेके ट्रक जाते रहे। तो तकरीबन 3 बजे के करीब वो सारे एवैक्यूएट हो गए। तो उस वक्त फिर 2 हेलीकॉप्टर्स में हमारे कुछ लोग आए, साइंटिस्ट भी थे, हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे और डॉक्टर एक्यू खान साहब थे और कुछ आर्मी के जनरल्स वगैरह थे। वो आए देखने के लिए टेस्ट को। वो भी ज़ाहिर है डेटोनेशन पॉइंट पर आए, दूर ही बैठे थे हम वहाँ से। तो उनके लिए हमने एक शामियाना लगाया था। धूप बहुत ही 52 डिग्री टेम्परेचर था उस वक्त, दोपहर का वक्त था। तो फिर 3:16 पे हमने इसको डेटोनेशन करनी थी, बटन दबाना था। तो फिर मेरे इंजीनियर थे जिसने ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम बड़ा से अच्छा बनाया था कि क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत थे ऊपर आसमान पे, सारी रात हम सैटेलाइट्स देखते थे हम, क्योंकि बाहर सोते थे। वो हमने कहा अगर हम सिग्नल भेजेंगे वायरलेस का, तो सैटेलाइट ने पहली दफ़ा भेजा सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी उसकी उठा ली, तो अगले सिग्नल में हमें 5 स्टेप्स में करना होता है ये काम। तो अगले सेकंड सिग्नल के वक्त हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी हमारी जैम कर दे, तो हमारा टेस्ट ना करने दें। तो हमने ये किया कि हमने एक ही सिग्नल भेजा जो जिसने जाके टनल के मुंह के ऊपर जो बंकर है उसमें एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया, और कंप्यूटर ने फिर अपने स्टेप बाय स्टेप बाकी सारे स्टेप्स, चारों स्टेप इम्प्लीमेंट किए। और हर स्टेप जैसे जैसे वो होता था इम्प्लीमेंट, तो उसका जो फीडबैक थी वो हमें हमारी गाड़ी में रिमोट कंट्रोल जो हमारा पॉइंट था, डेटोनेशन पॉइंट, वहाँ पे रिसीव हो जाती थी कि ये काम हो गया है। तो 32-33 सेकंड लगे वो हमारा पहला बटन दबाने के बाद। अच्छा। उस वक्त यह हुआ कि मेरे इंजीनियर ने कहा कि ये कौन बटन दबाएगा। मैंने कहा आप जिन्होंने बनाया ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, बड़े अच्छे लायक। मैंने कहा अब भी आपका काम है, आप दबाएँ, आपको ऑनर जाना चाहिए। तो कहने लगे मैं उल्टी गिनती शुरू करूं। मैंने कहा नहीं, उल्टी गिनती क्यों शुरू करनी है, हम पाकिस्तान का बॉम्ब है, बस अल्लाह अकबर कहो, बटन दबा दो, अल्लाह भाई छोड़ दो। तो उस पर उसने अल्लाह अकबर कह के बटन दबा दिया, और बस उसके बाद फिर वो 32 सेकंड पूरे करने लगे। ये 32 सेकंड डॉक्टर साहब, ये इसमें क्या एहसासात थे? चूंकि ज़ाहिर बटन प्रेस हो गया है, अब ईच सेकंड आपको ये ख्याल होगा। जी प्लीज। नहीं तो 30-32 सेकंड समझ लें, बस इतना टाइम लगता है कंप्यूटर को। पहले देखें एक सेफ्टी स्विच क्लोज़ करना होता है, फिर उसके बाद सेकंड स्विच क्लोज़ करना होता है जिससे बैटरियाँ चार्ज होती हैं। बैटरियाँ चार्ज करते हैं क्योंकि हम बॉम्ब की डेटोनेशन हाई वोल्टेज से करते हैं, लेकिन बैटरियाँ तो 12 वोल्ट की होती हैं। बैटरियाँ चार्ज होती हैं। बैटरियाँ जब चार्ज हो जाए उसके बाद फिर हाई वोल्टेज की अगला स्विच क्लोज़ करते हैं, तो वो बैटरियाँ हाई वोल्टेज सर्किट को चार्ज करती हैं, वो कई हज़ार वोल्ट तक जाता है। अब वो भी हो जाए, हमें इंडिकेशन आ रही थी कंट्रोल पैनल पे कि सारा कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद आखिरी सेफ्टी स्विच क्लोज करते हैं, तो वो हाई वोल्टेज डेटोनेटर्स जो हैं बॉम्ब के ऊपर उन पर चली जाती है और डेटोनेशन हो जाती है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, बैटरियाँ चार्ज होनी और फिर हाई वोल्टेज चार्ज होनी और सेफ्टी क्लोज करनी, ये 30-32 सेकंड का काम है। तो बहरहाल ये सीक्वेंस स्टार्ट हो गया ना, जब पहला सिग्नल भेजा ना कंप्यूटर ने खुद ही काम फिर वहाँ पर शुरू कर दिया। तो वायरलेस में वो एयर में वो फिर 4-5 सिग्नल हमें नहीं भेजने नहीं पड़े। तो वो जब हो गया तो उसके बाद डेटोनेशन हम बाहर गाड़ी से निकल के पहाड़ों को देख रहे थे। तो हमने देखा तो पहाड़ तो अपनी जगह खड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो 2-3-4 सेकंड गुजरे, 5 सेकंड गुजरे, मैंने अपनी नब्ज़ पे हाथ रखा, तो नब्ज़ भी मेरी डाउन हो गई बहुत। तो 5 सेकंड के बाद एक बहुत ज़ोर से अर्थक्वेक का झटका आया, इतना ज़ोर से झटका आया कि हमें खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो उस अर्थक्वेक के झटके के पे हमें पता लग गया कि डेटोनेशन हो गई है। और उसके फ़ौरन बाद को 10 सेकंड और लगे तो पहाड़ों का रंग चेंज होना शुरू हो गया। वो काले स्याह पहाड़ जो थे वो बर्फ़ की तरह ऐसे लगा कि हमें बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, सफ़ेद हो गए, पूरी 30 किलोमीटर तक पूरी रेंज सफ़ेद हो गई। और जहाँ पे बॉम्ब के थे वहाँ से तो फिर उसके बाद वो थोड़ी ऑरेंज रंग के होने शुरू हो गए, हीट के साथ। अगर पहाड़ हीट हुए तो ऑरेंज रंग के होने शुरू हो गई। तो हम दुआ कर रहे थे कि ये कहीं से लीकेज ना हो जाए ताबकारी की और हमारे सबकी सेफ्टी हो रहे और ये सब। तो ये सिग्नल्स सारे हमें रिसीव हुए और अर्थक्वेक के जो कि यहाँ पर जनरेट हुए और उधर अमेरिका तक वो डिटेक्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया तक डिटेक्ट हुए, पूरी वर्ल्ड पे वो शॉक वेव गई, क्योंकि इसकी बड़ी शार्प शॉक वेव भी झटका होता है। तो ये ट्रांसमिट होता है पूरी अराउंड द वर्ल्ड। तो लोग उसके पीक जब डिटेक्ट करते हैं सिग्नल को, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी बॉम्ब की।
हमारे पास भी वो टेक्निक थी और दुनिया में भी वो वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया। तो बहुत कामयाब हमारे टेस्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर पहला काम यह हुआ कि नारे तकबीर के तक हमारे टेक्नीशियंस ने नारे लगाए और वो एकदम सजदे में गिर गए। ये नहीं एहसास किया कि 52 डिग्री टेम्परेचर, मुझे पत्थर हैं, पत्थरों का टेम्परेचर क्या होगा। और ज़ाहिर है डॉक्टर साहब ये एक टीम वर्क था जो कि नज़र आता है कि तमाम साइंसदानों ने, तमाम लोगों ने, जितने भी लोग थे वो हर चीज़ को भूल कर वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे थे। और जाहिर है दुनिया को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम अमन पे यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर जो है वो कुव्वत ये जो भी इस खत्ते के अमन को बरबाद करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान जाहिर है उसमें कोशिश ये करता है कि हम अमन बरकरार रखें। मैंने आपको शुरू में बताया ना जी, जैसे शुरू में आपको मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में तोड़ दिया, एटम एटॉमिक पावर भी हमारे बन गए, दुश्मन जो थे, तो हमें फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना। डॉक्टर साहब ज़ाहिर बहुत अहम है। आई एम श्योर कि आज जब आप ये कहानी में सुना रहे हैं तो आप बिल्कुल ज़ाहिर है उसका एक एक मंजर आपके सामने भी होगा। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप सुन के, लेकिन बहुत माजरत भी कि वक्त बड़ा मुख्तसर था। अभी हमें और भी बात करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है सुन के इतना अच्छा लगा, हम खुद खो गए उस सारे मंजर में। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको महफूज रखे, बहुत शुक्रिया। कीमती एहसास है आप हमारा और हर वो शख्स जिसने ज़ाहिर है रोल प्ले किया इस सारे सिचुएशन में। डॉक्टर साहब थैंक यू वंस अगेन। हमें फ़ख्र है आप पर, आपकी टीम पर भी।